इस वीडियो में हम पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश का टॉपिक कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने गुप्त साम्राज्य का टॉपिक कवर किया था। हिस्ट्री हम चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं, साथ में उसका ऑब्जेक्टिव भी लेके चल रहे हैं और दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पुष्यभूति वंश से या फिर वर्धन वंश से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश, इसके स्थापना जो किए थे किसे माना जाता है, तो पुष्यभूति को ही माना जाता है। और इसकी जो राजधानी थी थानेश्वर हरियाणा थी। लेकिन स्वतंत्र पुष्यभूति की स्थापना किसने किया था, तो वो आपके प्रभाकर वर्धन ने किया था। लेकिन ऐसे माना जाए तो पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश का संस्थापक जो हुआ वो आपका पुष्यभूति ही हुआ। लेकिन स्वतंत्र पुष्यभूति वर्धन की स्थापना जो किया है वो आगे प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। इसके बाद देखें तो जो भी अब आएंगे उस सब में आपके वर्धन टाइटल लगे हुए मिलेंगे या फिर देखने को मिलेंगे। और इसने प्रभाकर वर्धन ने उपाधि धारण की थी परम भातरक और महाधिराज की उपाधि धारण की थी। और इसकी पत्नी थी यशोमती। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री। ठीक है। और 2 पुत्र का जो नाम था, जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था राज्यवर्धन और छोटा पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। और एक जो पुत्री थी उसका नाम था राजश्री। और संतान वर्धन के उत्तराधिकारी कौन बने, राज्यवर्धन थे, तो यही उत्तराधिकारी बने थे। राजश्री का विवाह जो हुआ था कनौज के शासक ग्रहवर्मन से हुआ था। ये मौखली वंश के थे। ठीक है। और ग्रहवर्मन की हत्या किसने की थी, देवगुप्त ने, जो कि मालवा वंश का था। देखिए यहाँ ठीक से समझेंगे, यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक बनेगा, तो स्टोरी के थोड़ा समझेंगे तो याद हो जाएगा अच्छा से। यहाँ देखेंगे तो जैसे कि ये भारत जो है, तो यहाँ पे जो था आपका हरियाणा, जो थानेश्वर यानी अम्बाला के थानेश्वर जो पड़ता था, यहाँ पे रहते थे वर्धन वंश, यहाँ पे था। और यहाँ यूपी यानी कि कनौज में आपके मौखली वंश रहते थे। ठीक है। मौखली वंश जिसके राजा थे ग्रहवर्मन। और जो मालवा में रहते थे आपके देवगुप्त। और पश्चिम बंगाल वाला एरिया में था मालवा वंश नहीं, शशांक। ठीक है, शशांक था यहाँ पे, जिसका जो था गोंड वंश से संबंधित रखते थे शशांक। तो ये जो था थानेश्वर और ये जो था, ये दोनों में यहाँ पे राजश्री का विवाह हुआ था कनौज में। और उसके बाद मालवा जो था, मालवा के जो देवगुप्त थे वो चाहते थे राजश्री से विवाह करने के लिए। और शशांक जो थे वो देवगुप्त के मित्र थे। ठीक है। तो यहाँ से देखें प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह किससे किया, तो मौखली वंश के ग्रहवर्मन से प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, जो कि ये भारत का आपका ये यूपी वाला जो था मौखली वंश यहाँ पे थे ग्रहवर्मन, उससे राजश्री का विवाह हुआ था। लेकिन मालवा वंश का जो शासक था देवगुप्त, वो नहीं चाहता था कि ग्रहवर्मन से उसकी शादी हो, क्योंकि वो खुद शादी करना चाहता था, जिससे कि वो ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है। और उसके बाद जो राज्यवर्धन थे, जो गद्दी पे बैठे थे, अपनी बहन की पति का मृत्यु देके वो देवगुप्त से बदला लेते हैं और इसकी हत्या कर देते हैं, देवगुप्त का हत्या कर देते हैं। देवगुप्त की हत्या होती है, ये बात शशांक को पता चलती है, जो कि गोंड वंश का था, जिसका नाम था शशांक।
वो बदला लेता है किससे? जो हरियाणा के शासक थे राजवर्धन, उससे बदला लेता है। राजवर्धन की मृत्यु हो जाती है। जब राजवर्धन की मृत्यु होती है, ये बात पता चलती है राजवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन को, और हर्षवर्धन शशांक से बदला लेता है। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन इसे याद रखिएगा। ठीक है, अभी देखेंगे, एक बार और देखते हैं। तो स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति वंश वर्धन की स्थापना हुई थी, और राजधानी था थानेश्वर हरियाणा, जो कि राज्य अम्बाला में था। और स्वतंत्र पुष्यभूति वंश वर्धन की स्थापना किया था प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन द्वारा कौन सी उपाधि ली गई थी? मतलब परम भात्रक और महाधिराज की उपाधि। इनकी पत्नी थी यशोमती, संतान थे 3, 2 पुत्र और 1 पुत्री। और राज्यवर्धन हर्षवर्धन 2 पुत्र थे, राजवर्धन बड़ा और हर्षवर्धन छोटा, और 1 पुत्री थी राजश्री, जिसे देवगुप्त विवाह करना चाहता था लेकिन हुआ नहीं। और कनौज के शासक ग्राम वर्मा से उसकी शादी हुई थी राजश्री का, जिससे देवगुप्त ने हत्या कर दिया। इस बात का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। और देवगुप्त के जो मित्र थे कौन? शशांक। तो शशांक ने राजवर्धन की मृत्यु कर दी। राजवर्धन की बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने शशांक की मृत्यु कर दी। तो ये बात याद रखिएगा। और वर्धन के उत्तराधिकारी हुआ राज्यवर्धन। राजश्री का विवाह कनौज के शासक ग्राम वर्मा से हुआ था, अभी बताएं, जो कि मोकली वंश से था। ग्राम वर्मा की हत्या देवगुप्त ने किया, जो कि मालवा वंश से था। अभी समझा दिए, अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट जो देखेंगे, इसके बाद है कि थी राजश्री को बंदी कौन बनाया था? तो देवगुप्त ने बनाया था। और हत्या किसने कर दिया था? राजवर्धन ने। और राजवर्धन की हत्या शशांक ने, अभी समझा दिए हैं। और हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा 606 में। जब शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दिया था, तो अब गद्दी पे कौन बैठेगा? उसका छोटा भाई हर्षवर्धन बैठेगा, जो कि 606 भी बैठेगा। और इसके पिता की मृत्यु कब हुई थी? तो इसके पिता की मृत्यु आपके 605 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने किया। और अब हर्षवर्धन का 2 ही लक्ष्य था। क्या था? एक तो राजश्री, उसकी बहन को खोजना, और दूसरा काम क्या था? राजवर्धन की हत्या का बदला लेना। तो हर्षवर्धन किससे मिला था? तो एक बौद्ध भिक्षु था दिवाकर। ठीक है, दिवाकर उससे मिला, और राजश्री को वो खोज निकाला। और हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के तट पे एक युद्ध भी की थी, जो काफ़ी प्रचलित है। वो जो युद्ध हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। और पुलकेशिन द्वितीय जो थे वातापी के चालुक्य थे। देखिए देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ था वो आपका 590 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वान भट्ट के हर्षचरित तथा हेनसोंग जो आए थे इसके दरबार में, उससे हमें हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी का थानेश्वर से हटा के कहाँ की थी? कनौज की थी। और तो देखेंगे, तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा 606 ईस्वी में, उसके राज्यवर्धन के मृत्यु के बाद। उपाधि धारण क्या किया था इसने? महाधिराज शिलादित्य। और हर्षवर्धन के ही शासनकाल में चीनी यात्री आए थे, जिसका नाम था हेनसोंग। और ये चले थे चीन से 629 ईस्वी में, लेकिन भारत पहुँचे 630 ईस्वी में। और ये कुल भारत में 15 वर्ष तक रहे, यानी 630 से 645 वर्ष तक कौन रहे? हेवेनसोंग थे। ठीक है, हेवेनसोंग की एक पुस्तक है सी यू की, और सी यू की एक जो पुस्तक है ये इसकी
इसमें अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया है। हर्षवर्धन ह्वेनसोंग से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। और ह्वेनसोंग क्यों आए थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और हर्षवर्धन के ही दरबार में 2 कवि थे, एक थे वान भट्ट और एक थे मयूर भट्ट। तो वान भट्ट जो पुस्तक लिखी थी आपके हर्षचरित पुस्तक लिखी थी, हर्षवर्धन द्वारा भी रचित। हर्षवर्धन भी काफ़ी विद्वान थे, तो हर्षवर्धन द्वारा भी पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। और हर्षवर्धन के जो व्यापारिक केंद्र था वो आपका मथुरा था। ह्वेनसोंग को क्या कहा गया है? तो ह्वेनसोंग को यात्रियों में राजकुमार, नीतियों का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है ह्वेनसोंग को। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आपका आया था फाहियान, जिसने पुस्तक लिखी थी फो यू की। अब वो जब भारत आया था तो वो आया था 399 से लेके 414 ईस्वी तक वो भारत में रहा था। तो ये भी 15 वर्ष तक भारत में रहा था फाहियान, और ह्वेनसोंग भी 15 वर्ष तक। और हर्षवर्धन के दरबार में हर्षचरित और मयूर भट्ट के अलावा आपके 2 और विद्वान थे जिनका नाम था हरिदत्त और जयसेन। हरिदत्त और जयसेन, ठीक है, 2 और विद्वान थे, इसको भी याद रखिएगा। हरिदत्त और जयसेन विद्वान थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करवाते थे प्रयाग में, जिसका नाम था मोक्ष परिषद। प्रयाग में करवाते थे, प्रयाग में, जिसका नाम था मोक्ष परिषद, ठीक है, मोक्ष परिषद। और ये जितना भी उससे जो पैसा आता था वो सारे क्या करते थे? दान में दे देते थे। और हर्षवर्धन का सेनापति जो देखे तो श्रीनाथ था, और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानते थे। और हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी आपके 647 ईस्वी में मृत्यु हुई थी हर्षवर्धन का। और हर्षवर्धन और पुलकेशी द्वितीय के बीच जो संघर्ष हुआ था ये हमें कहाँ जानकारी मिलती है? तो ये आपके ऐहोल अभिलेख जो है उसमें हमें जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन और पुलकेशी द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। और हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वान भट्ट, उनके द्वारा किया गया है। और हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद किसने थी कि उत्तराधिकारी कौन बना था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद? तो हर्षवर्धन का मंत्री था वो उत्तराधिकारी बना था। तो हर्षवर्धन से इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका शशांक या गौरवंश। शशांक जो गौरवंश था जिसने राजवर्धन की मृत्यु की थी, ये शैव धर्म को मानता था, यानी शिव का उपासक था, और इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। वकाटक वंश देखें तो इसके संस्थापक विदेह शक्ति थे, और कहा जाता है कि ये सातवाहन वंश के सामंत थे, यानी कि उसके दरबार में रहते होंगे। बरार एक मात्रक शासक वाकाटक वंश के जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, वो थे आपके प्रवसेन प्रथम थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती। गुप्त की शादी जो हुई थी रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी। और उसके मृत्यु के बाद प्रभावती के जो पुत्र थे दिवाकर सेन और दामोदर सेन, ठीक है, तो दिवाकर सेन गद्दी पे बैठे थे प्रवेसेन द्वितीय के नाम से, ठीक है। और संरक्षक किसके संरक्षण में बैठे थे? प्रभावती गुप्ता के संरक्षण में बैठे थे।
तो वाकाटक से इतना, वाकाटक वंश से इतना याद रखिएगा कि ये सातवाहन वंश के सामंत हैं। और प्रवरसेन ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी हुई थी रुद्रसेन द्वितीय से, और उसके 2 पुत्र थे प्रभावती के, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। दिवाकर सेन गद्दी पर बैठा था प्रवरसेन द्वितीय के नाम से, और प्रभावती गुप्ता वंश के संरक्षक में। नेक्स्ट है संगम वंश। तो हम जानते हैं कि कितने संगम हुए थे, कुल 3 संगम हुए थे। और समझते हैं पहले संगम का अर्थ। तो संगम का अर्थ होता है गोष्ठी परिषद, यानी कवि एवं विद्वानों का सम्मेलन या बैठक। ठीक है, इतिहास में कुल संगम की योजना जो हुई थी वो 3 हुई थी, 300 BC से 300 AD, यानी 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। और तीनों जो करवाए थे वो आपके पांड्य वंश ने करवाए थे। और ये जो संगम हुआ था आपका दक्षिणी भारत में ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। संगम वंश में देखें तो उसमें भी कुल 3 ही वंश हुए हैं, 3 संगम 3 वंश, लेकिन पांड्य वंश ने सारे संगम करवाए थे 3। और जो 3 वंश थे संगम में वो आपके चेर वंश जो थे, एक चेर वंश, पांड्य वंश और चोल वंश। तो चेर, चोल, पांड्य 3 वंश हुए। देखिए यहाँ पे ये जो भारत का एरिया था, तो यहाँ पे जो आपका होगा केरल, यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे जो चेर वंश थे तो ये केरल का हुआ आपका चेर वंश, केरल से संबंधित। और यहाँ था तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में 2 गो था, एक उत्तरी तमिलनाडु और एक दक्षिणी तमिलनाडु। तो यहाँ देखें तो उत्तरी तमिलनाडु में जो थे आपके वो आपके थे चोल, ठीक है, और दक्षिणी में आपके थे पांड्य, ये याद रखिएगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि चेर वंश आपके केरल से संबंधित थे और पांड्य वंश दक्षिणी तमिलनाडु से, और चोल वंश आपके ये उत्तरी तमिलनाडु से। चेर वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो आपका धनुष था, ठीक है, धनुष था चेर वंश का धनुष। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह देखें तो वो आपका मछली, और चोल वंश का प्रतीक चिन्ह था आपका बाघ। चेर वंश की राजधानी थी वंचू, और पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई, और चोल वंश की राजधानी थी कावेरी पट्टनम। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए जो 3 संगम हुआ था वो जो स्थान था उसको देखेंगे। तो यह संगम स्थान और कौन से अध्यक्ष हैं और किस चीज़ की रचना हुई थी वो देखेंगे। तो पहला जो हुआ था आपका दक्षिणी मदुरई में हुआ था, दूसरा आपका कपाटपुरम में, तीसरा हुआ था आपका उत्तरी मदुरई में, ठीक है। तो पहला संगम जो हुआ था वह स्थान था आपका दक्षिणी मदुरई, और उसके अध्यक्ष जो थे अगस्त्य ऋषि। और इसमें देखें तो किसी भी चीज़ की रचना नहीं हुई थी। और दूसरा देखें तो हुआ था आपका कपाटपुरम में, इसके भी अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि, और इसमें हुई थी, ठीक है, रचना हुई थी, ग्रंथ की रचना हुई थी। और जो रचना हुई थी तमिल व्याकरण की रचना हुई थी जिसका नाम था तोल्काप्पियम, और इसके लेखक थे आपके तोल्काप्पियर। और तीसरा तो हुआ था आपका उत्तरी मदुरई में, और इसके अध्यक्ष हुए थे नक्कीकर, और इसमें भी किसी चीज़ की रचना नहीं हुई थी। तो 3 संगम में अगर रचना की बात करें तो आपके दूसरी संगम में हुआ था कपाटपुरम में, और इसके अध्यक्ष हुए आपके अगस्त्य ऋषि। और पहला और तीसरा देखें तो उसमें किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं हुई थी। अध्यक्ष की बात करें तो इसमें 2 ही अध्यक्ष याद रखना है, तो आसान है। तो पहला और दूसरा में तो अगस्त्य ऋषि ही है, और तीसरा में देखें तो नक्कीकार है। और ऊपर वाला देखें पहला का तो यह पर दक्षिणी मदुरई में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम में, और तीसरा उत्तरी मदुरई में।
तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि तमिल जो रामायण हुआ था, तमिल का रामायण जो नाम है इराम अवतारम, इसके लेखक है कंबन। प्रतापी शासक देख लेते हैं, जो 3 शासक हुए हैं, चेर, चोल और पांडे। तो उसके प्रतापी शासक देखते हैं, तो चेर वंश का जो प्रतापी शासक था सेन गुटवन, और सेन गुटवन ने सर्वप्रथम पत्नी पूजा शुरू करवाई, कन्या पूजन भी शुरू करवाई थी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि सेन गुटवन ने किस वंश से था, तो चेर वंश से था, और कन्या पूजन या फिर पत्नी पूजा किसने शुरू करवाई, तो सेन गुटवन ने। चोल वंश का जो प्रतापी शासक था कारिकल, और ये ब्राह्मण था और सबसे प्रतापी तथा महान भी था, क्योंकि इसने श्रीलंका पे कई बार आक्रमण किया है। इससे चोल वंश के जितने भी शासक आएंगे, और इसके जो नौसेना जो थी काफ़ी मजबूत थी, ठीक है, नौसेना। पांडे वंश में नेडू जेलियन था, नेडू जेलियन पांडे वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अगर संगम काल की व्यापार की बात करें तो बेनेगर, संगम काल के जो कृषि जो किसान थे उन्हें कहा जाता था फेल्ला, और शुभ पक्षी को लोग कौवा को मानते थे। शुभ देवता था मरुगन, मरुगन यानी कि कार्तिक के जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं, और युद्ध के सेनापति के यानी देवों के सेनापति भी हैं मुरुगन। और खासकर मुरुगन जो हमें सुनने को मिलता है दक्षिण भारत जो है हमारा, दक्षिण भारत में खासकर जो तमिलनाडु वाला एरिया है उसमें मुरुगन की पूजा की जाती है। और मुरुगन, और यहाँ जो श्रीलंका है यहाँ भी की जाती है, मलेशिया, सिंगापुर, इस सब में भी मुरुगन को पूजा की जाती है। तो प्रतापी शासक जो संगम काल में हुए, चेर, चोल, पांडे, याद रखिएगा। चेर वंश के सेन गुटवन, चोल वंश के कारिकल, और पांडे वंश का नेडू जेलियन। सेन गुटवन ने ही पत्नी पूजा और कन्या पूजा शुरू करवाया। चोल वंश के कारिकल ने नौ सेना उसकी काफ़ी मजबूत थी, और इसने श्रीलंका पे आक्रमण किया, नहर का निर्माण करवाया। और संगम काल के व्यापारी को बेनेगर कहते थे, संगम काल के कृषि को फेल्ला कहते थे। शुभ पक्षी थे इन लोग का कौवा, और शुभ देवता थे मरुगन, जिससे हम लोग कार्तिकेय कहते हैं। तो यहाँ हमारा पुष्यभूति और संगम काल का टॉपिक समाप्त होता है। और अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे हम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।